सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फूड इंजीनियर्स। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 गियर थ्योरी ऑफ मशीन का। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। काफ़ी डीप में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारी सीरीज़ कैसी बन रही है आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं कोशिश करता हूँ सीरीज़ जो ये है ऐसी बनाओ जो आपके काम की, क्योंकि हर चैप्टर में हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को छोड़ भी देना चाहिए क्योंकि टाइम कम है। नॉलेज लेना है तो पढ़ो घुस कर, बट गाइस एग्जाम देना है आपको, ठीक है। हर चीज पढ़ना, जब स्मार्ट लर्निंग करनी है, स्मार्ट तरीके से चीजों को पढ़ना है। तो मैं गाइस आपको गियर चैप्टर से वो चीज पढ़ाने वाला हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, गियर्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत सारे टॉपिक भी है गियर में। तो अगर इस वीडियो सही टाइम पे अगर खत्म हो जाता है तो लास्ट में मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल अलग से एक बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं गियर, ठीक है। गियर एंड गियर ट्रेन से रिलेटेड हम चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो गियर ट्रेन में देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक हमारा गियर है, ठीक है। ये गियर 1 हो गया, ओके। और ये हो गया हमारा गियर 2। दिस इज गियर 1 एंड दिस इज गियर 2। ओके, ये दो गियर हो गया हमारे। एक को अपन नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ताकि हमको आगे आसानी हो। दिस इज इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ गियर। ये भी इसका सेंटर हो गया इस गियर का, ओके। और ये जो गियर है ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये गियर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा तो ये कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये तो पता होगा ना आपको। एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो सामने वाला एंटी क्लॉक रोटेट होगा। क्लियर है, ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, मतलब ये गियर 1 है, ये गियर 2 है। तो गियर जो 1 है इसको हम बोल रहे हैं ये अपना है ड्राइवर, जो काम कर रहा है। और इसकी हेल्प से ये ड्रिवन जो गियर, ड्रिवन गियर वो गियर होता है। ड्राइवर गियर एक्चुअली मेन गियर होता है जो बाकी गियर को रोटेट करता है। तो ये ड्रिवन ड्रीवर ड्राइवर रियर है, गियर है। और ये ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर रोटेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर गियर, ओके। नाउ ये जो इनका जो पॉइंट कांटेक्ट है इसी को बोलते हैं अपन वी क्यू। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ओके। वी क्यू, ये वी क्यू क्या है भाई, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गियर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज वी क्यू से दिखाएंगे। और वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होता है हमारा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 r1, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो गियर 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी, vq1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 r1। और वैसे ही vq2 सेकंड गियर के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 r2। r क्या है, रेडियस ऑफ गियर, ये रेडियस जो है इस पॉइंट तक का, दिस इज r1, दिस इज r2। क्लियर है, ये हो गया। अब अगर अब यहाँ पे केस बनता है, केस 1, केस 1 है अगर यहाँ पे कोई भी स्लिप अकर्स नहीं हो रहा है, नो स्लिप, अगर इनके बीच में कोई भी स्लिप अकर नहीं हो रहा है, दोनों गियर के बीच में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, देयरफॉर ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओमेगा 1 और r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 और r2 इक्वल होंगे, कोई दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। देयरफॉर यहाँ से आता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो जब भी आपके पास दो गियर का रेडियस हो, ठीक है, और आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी गियर का, और आपको किसी एक गियर का एंगुलर वेलोसिटी में तीन, इनमें से तीन डाटा आपको ये और ये डाटा पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये डाटा निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 का ये है कि अगर स्लिप हो रहा है, इफ स्लिप अकर्स,
अगर स्लिप इनके बीच में स्लिप हो रहा है तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओमेगा 1 R1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 R2, ऐसा ही होगा। ये जो फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव। दिस इज पॉजिटिव ड्राइव और इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव निगेटिव ड्राइव, क्योंकि इनके बीच में स्लिप हो रहा है। ओके, ये चीज हो गया। अब ये सब तो हो गया, अब हम ये करते गियर बनाते कैसे हैं। अगला टर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे गियर बनाते कैसे। हॉबिंग एक प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। हॉबिंग प्रोसेस की हेल्प से हम गियर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादा सही रहता है हॉबिंग से। गियर मैन्युफैक्चरिंग हम हॉबिंग प्रोसेस से करते हैं। इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अपना नोट्स निकाल रहा हूँ गाइस। जब मैं पढ़ा करता था इंजीनियरिंग में, जब करा था तब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। वो नोट्स की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि जल्दी से लिख लिख कर समझाने से अच्छा है हमारे पास नोट्स है तो हम इसी की हेल्प से बनाएं। गियर क्या होता है? गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये तो पता ही होगा, ठीक है, बेसिक्स तो जानने की जरूरत नहीं है। गियर यूज नो इंटरमीडिएट लिंक एंड इट ट्रांसमिट द मोशन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो दो ड्राइव, जनरली अगर गियर ना बोले तो पहले क्या था, ये दो ड्राइव थे, इनके इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते थे, दो शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए ये एक ड्राइव है, ये ड्राइव है, हम चेन का बेल्ट का हेल्प लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम दोनों ड्राइव को पास में लाकर उन पे टिथ बना दिए, तो अब वो गियर की तरह बन गया। तो डायरेक्ट दोनों ड्राइव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से पावर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। यही है हमारा गियर। बाकी आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ, ये एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है इसके हेल्प से, ये तो बता दिया था ना। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, that is omega is the angular velocity of gear 1, angular velocity of gear 2 is equal to radius of gear 2 upon radius of gear 1, which is equal to वो गियर किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, आरपीएम, किस आरपीएम से गियर रोटेट हो रहा है, n1 अपॉन n2। n1 is the rpm of gear 1, n2 is the rpm of gear 2, ठीक है। अब ये जो केस हमारा बनता है, जो फॉर्मूला आया, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो फेस है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये विदाउट स्लिप, ये विदाउट स्लिप ये कंडीशन बना था, ठीक है। ये जो कंडीशन था ये विदाउट स्लिप बना था। विदाउट स्लिप के केस में हमारा ये बनकर आता है। बट अगर स्लिप आता है तो उसके बीच में हमने देखा था, इक्वेशन सॉल्व कर बताया था कि इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होता है, और वैसे को हम लोग नेगेटिव ड्राइव बोलते हैं। नेगेटिव ड्राइव में क्या आता है, बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव नेगेटिव में आते हैं, गियर्स वगैरह आते हैं हमारे पॉजिटिव ड्राइव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे टिथ वगैरह मेशअप वगैरह होता है ना। अब गियर के क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में गियर जनरली 3 से 4 टाइप के गियर क्लासिफाई किया गया है। उसमें हम डिस्कस करेंगे गियर के मेन क्लासिफिकेशन। बट उससे पहले हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें गियर ड्राइव के। एडवांटेजेस क्या है गाइस, यहाँ पे अगर आप एडवांटेजेस देखोगे तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दिखेगा और डिसएडवांटेजेस भी गियर्स के दिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, जो वेलोसिटी आप रेशियो आप चाहते हो वही आपको यहाँ पे मिलेगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वही बेल्ट और रोप ड्राइव के साथ नहीं करेंगे, ज्यादा बेल्ट एंड रोप के साथ तो क्या होगा, टूट जाएगा जल्दी बेल्ट बेल्ट ड्राइव वो सब। इट हैज हाई एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है हाई पावर ट्रांसमिट कर ले रहा है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने की वजह से कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट हैज रिलायबल सर्विस, इजिली, ठीक है, सर्विस रिलायबल लिखा गया, बट ये एक थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ठीक है। अगर टिथ वगैरह पे कोई दिक्कत आ गई ना तो फिर बहुत खर्चा हो जाता है गियर्स के साथ। इट हैज कॉम्पैक्ट लेआउट, हाँ ये एडवांटेजेस है, कॉम्पैक्ट लेआउट। ओके, डिसएडवांटेजेस में देख सकते हो, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर रिक्वायर स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं हॉपिंग मशीन जो है वैसे भी कितने कॉम्प्लिकेटेड है। द एरर इन कटिंग टीथ में कॉजेस वाइब्रेशन, हाँ हल्का सा भी टीथ में के बीच में एरर है ना तो वाइब्रेशन होगा और उसकी वजह से दोनों गियर टूट जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टूथेड व्हील और गियर्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का जो गियर का जो शाफ्ट है, मतलब जो पावर वाला शाफ्ट है और जहां पावर ट्रांसमिट कर रहे हो उसका शाफ्ट है। अगर दोनों गियर की एक्सिस अगर पैरेलल भी हो सकती है, ओके, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे कहीं कॉर्नर से आ रही है, इंटरसेक्ट भी हो सकती है और नॉन इंटरसेक्ट भी हो सकता है, बट थोड़ा सा टिल्ट में। ये 3 तरीका है। तो इस शाफ्ट के एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे गियर को डिफाइन कर सकते हैं।
पैरेलल शाफ्ट जो होता है, अगर दो शाफ्ट अगर पैरेलल हैं और उनके बीच में पावर ट्रांसमिट करना हो तो हम स्पर गियर का यूज करते हैं। कैसा दिखता है स्पर गियर, कहाँ है डायग्राम, ये देखिए, ये रहा हमारा स्पर गियर। इसका जो टिथ होता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये जो टिथ है एकदम एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे मैं फिगर आप करके बता रहा हूँ, यहाँ पे जो टिथ है एक्सिस के पैरेलल होता है। स्पर गियर का जो टिथ होता है एक्सिस के, जैसे ये शाफ्ट का ये एक्सिस है और ये इस गियर, ये गियर लगा हुआ है, इसका एक्सिस देखिए एकदम पैरेलल है। एक्सिस के पैरेलल इसको हम स्पर गियर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जो गियर अभी तो पैरेलल है, कुछ स्पर गियर ऐसे होते हैं, कुछ स्पर गियर ऐसे होते हैं जिनमें इंक्लाइंड बना होता है। इस तरीके से इंक्लाइंड, वो एक्सिस के पैरेलल ना होकर जो टीथ है वो इंक्लाइंड होते हैं। ऐसे गियर्स को इंक्लाइंड वाले, अगर पैरेलल है ऐसे गियर को हम लोग बोलेंगे स्पर गियर, और अगर इस तरीके से इंक्लाइंड है इसको हम लोग कहेंगे हेलिकल गियर। स्पर गियर में अगर पैरेलल टीथ पैरेलल्स हैं तो हम स्पर गियर कहेंगे, टीथ अगर इंक्लाइंड है तो उसको हम हेलिकल गियर कहेंगे। ये चीज याद रखना। अब स्पर गियर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, तो स्पर गियर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्या है, ड्यू टू फुल कांटेक्ट ऑफ गियर टीथ ऑफ गियर 1 एंड गियर 2, इंपैक्ट स्ट्रेसेस जो जनरेट होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट क्या होता है कि स्ट्रेट है, टीथ कैसा स्ट्रेट है, तो पूरा का जो एक जो ये गियर है और ये गियर है, इन दोनों का जो टीथ है ना वो पूरा का पूरा जितना टीथ का सरफेस है पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट होता है दोनों गियर के टीथ के बीच में, क्योंकि ये स्पर गियर है और जो गियर है उसका क्या नाम है, वो एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी इंक्लिनेशन ना होने की वजह से दोनों गियर का जो टीथ है वो एकदम पूरा सरफेस कांटेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर गियर टीथ के अंदर हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जिसके कारण बहुत नॉइज, बहुत बहुत वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे डेवलप होता है। अगर यूजेस कहाँ है, यूजेस इसका हम करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर लो पावर ट्रांसमिशन, जहां भी आप बहुत कम पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं वैसी जगह पे हम इसका यूज करते हैं, मतलब स्लो स्पीड वाले इक्विपमेंट्स में। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं मिलता। एडवांटेजेस ये है कि पैरेलल होने के कारण कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं मिलता। बियरिंग पे जो गियर की जो बियरिंग हो उस पर कोई भी एक्सियल थ्रस्ट ना लगने की वजह से काफी दिन तक जो बियरिंग जो लगा होता है वो चलता है। बट जो स्पर गियर है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो गियर की टीथ है वो पूरा का पूरा कांटेक्ट में आ जाता है। पूरी कांटेक्ट होने की वजह से जल्दी वियर एंड टियर होने का चांस होता है, नॉइज होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये है कि यहाँ पे एक हमारा एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता। एक्सियल थ्रस्ट ना होने की वजह से जो बियरिंग लगा होता है वो बियरिंग पे कोई एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगता, तो जो बियरिंग है वो काफी दिन तक चलता है। ये चीज याद रखना। अगला है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में आपको यहाँ पे बताया था, हेलिकल गियर क्या होता है, स्पर गियर की तरह ही होता है, बट इसके टिथ जो होते हैं इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सियल थ्रस्ट है, थोड़ा सा एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पे आ जाता है, बट इंक्लाइंड होने की वजह से पूरे के पूरे जो गियर की जो टिथ है वो पूरा दूसरे गियर से कांटेक्ट में ना आकर थोड़ा इंक्लाइंड होने की वजह से हल्का सा, बस हल्का सा टच करते इतने में ही पावर ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पे नॉइस जो वगैरह है वो हमें कम मिलता है हेलिकल गियर में, बट यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट नाम का चीज एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, और एक्सियल थ्रस्ट आने की वजह से जो शाफ्ट की जो बियरिंग है उसकी लाइफ हो जाती है कम। ठीक है, याद रखना। और जनरली जो हेलिकल गियर है हायर लोड की जगह पे यूज करते हैं, जहाँ पे हायर लोड या फिर स्लो टू मीडियम, इट इज यूज फॉर हायर लोड एट स्लो टू मीडियम स्पीड इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब जनरली स्लो से हाई स्पीड ट्रांसमिट पावर के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। पहली बात, ये स्लो से मीडियम के बीच में आप इसका यूज कर दो, जो इक्विपमेंट स्लो या मीडियम चलता है वहां पे इस गियर का यूज कर सकते हो। नॉइस कम होता है क्योंकि गियर की जो टीथ है इंक्लाइंड होने की वजह से दूसरे गियर से फुल्ली कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से नॉइज वगैरह नहीं होता है। लेकिन इंक्लाइंड होने की वजह से टीथ एक हमारा थ्रस्ट, जो एक्सियल थ्रस्ट है, जो एक्सियल थ्रस्ट जो है वो हमारा एक्सिस की तरफ जाता है, एक्सियल थ्रस्ट एक्सिस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो बियरिंग लगे होते हैं हमारे शाफ्ट में उसकी जो लाइफ होती है उसकी लाइफ कम हो जाती है। ये चीज याद रखना। अब हेलिकल गियर में भी एक चीज ध्यान रखना, हेलिकल गियर भी दो टाइप के होते हैं। कैसे, हेलिकल गियर दो टाइप के कैसे होते हैं, देखो, अगर गियर ये जैसे ये गियर है, ठीक है मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये गियर है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में इंक्लाइंड है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेड हेलिक्स। क्लियर है। और अगर इनके गियर राइट साइड पे अगर इंक्लाइंड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं राइट हेड हेलिक्स।
ओके। और जो हेलिकल गियर है इनकी जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, ये जो एंगल इंक्लाइंड होती है, इनका जो एंगल है वो 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इंक्लिनेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल हेलिकल। अब करो क्या, डबल हेलिकल क्या होगा। डबल हेलिकल क्या होगा, जो हमारा सिंगल हेलिकल गियर है, सिंगल हेलिकल गियर है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, और इसी में एक और जो राइट हेड वाला है, दोनों को ज्वाइन कर दे, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो लेफ्ट हेड हेलिक्स और राइट हेड हेलिक्स दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा डबल हेलिकल गियर, ठीक है। तो यहाँ एक फायदा क्या हो जाता है, इस गियर लेफ्ट हेड हेलिक्स गियर के साथ जो हमारा थ्रस्ट बनता है और राइट हैंड से जो हमारा थ्रस्ट बनता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे थ्रस्ट डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस गियर का अगर आप यूज करते हो, इस डबल हेलिकल, जिस डबल हेलिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूज करते हो तो आपकी जो शाफ्ट में जो बियरिंग्स लगे हैं उसकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाती है। और इस जो गियर है डबल हेलिकल, हाई स्पीड वाले इक्विपमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डबल हेलिकल गियर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये देखिए, ये हुआ डबल हेलिकल गियर, ओके। डबल हेलिकल गियर कुछ इस तरीके का दिखता है, लेफ्ट और राइट हेड। और इनके बीच में जैसा आपको दिख रहा है ना, रियल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में फिगर बना के दिखाओ तो इनके बीच में ना, इनके बीच में एक यहाँ पे हम टॉलरेंस देके रखते हैं, एक टॉलरेंस देके रखते हैं, है ना, एक टॉलरेंस देके रखते हैं इनके बीच में। इससे क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं टूल रन आउट, इसको बोला जाता है टूल रन आउट। कहाँ मिलता है टूल रन आउट, कहाँ देते हैं, डबल हेलिकल गियर में टूल रन आउट देते हैं। इसी के इसकी वजह से क्या होता है गाइस, जो टूथ की वियरिंग रेट है ना वो कम हो जाती है। कैसा है, आपको मैं एक बार इसका गियर को अच्छे से बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये फिगर देखिए इस तरीके का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टूथ, जो गैप है, टूथ रन आउट। ये इसलिए बनाते हैं गाइस ताकि जो जब मेसिंग के टाइम पे ना दूसरे गियर से जब ये मैस होगा उस टाइम पे एक जो इसका जो वियरिंग है, वियर होने का जो रेट है वो कम हो जाए, और इजिली इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। इसलिए हम ये टूल रनआउट का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, डबल हेलिकल गियर में, क्लियर है। ये देखिए ऐसा जाता है, फिर ऐसा स्ट्रेट, फिर देन ये, ठीक है, स्ट्रेट एंड देन ऐसा। ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं टूल रन आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस जनरली जो डबल हेलिकल गियर है हाई स्पीड पे हम यूज कर सकते हैं इसका, इसलिए रेसिंग कार बाइक्स वगैरह में हम यूज होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सियल थ्रस्ट विच अकर्स इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर इज एलिमिनेटेड इन डबल हेलिकल गियर, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, डबल हेलिकल गियर हो गया। नाउ अगर एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, अगर दो एक्सिस, अगर एक इधर से एक्सिस आ रहा है, ठीक है, एक दो गियर है, मान लीजिए एक का एक्सिस इस तरफ से आ रहा है, एक शाफ्ट का इस तरीके से है, और इसी एक शाफ्ट ऐसा है, एक शाफ्ट ऐसा है, और इसी में कोई गियर लगा दिया जाए, कोई इसी में गियर लगा दिया जाए, क्लियर है। और ये गियर जब मैश हो रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ऐसे जब एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हो, इसको आगे आप ऐसे बढ़ाओगे तो देखोगे यार ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ये अगर कोई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है कोई शाफ्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा है, उसमें जो गियर का यूज करते हैं, तो हम उसमें बेवल गियर का यूज करते हैं जनरली, ठीक है, बेवल गियर। और बेवल गियर भी तीन टाइप का होता है, स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर और जीरो बेवल गियर, ठीक है। जनरली बेवल गियर यूज कहाँ करते हैं, बेवल गियर आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन, हैव टिथ दैट आर अवेलेबल इन स्ट्रेट स्पाइरल शेप। तो ये देखिए ये दिखता है, ये एक जा रहा है, एक इसका जा रहा है, थोड़ा सा ये गलत बन गया, थोड़ा एंगल पे बनना था। और इन दोनों का टिथ देखिए, इंक्लाइन टिथ होता है, स्पाइरल टिथ होते हैं, और दोनों आपस में अटैच करते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं बेवल गियर। स्ट्रेट बेवल गियर में क्या होता है, जो टिथ होते हैं एकदम स्ट्रेट बने होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट टिथ होता है। अब जो बेवल गियर है, हम जानते हैं कहाँ पे यूज करते हैं बेवल गियर, बेवल गियर का जब दो एक्सिस, दो शाफ्ट के एक्सिस जब इंटरसेक्ट करता है, वहां पे हम बेवल गियर का यूज करते हैं, क्लियर है। एक शाफ्ट इधर से जा रहा है, एक शाफ्ट इधर से जा रहा है, दोनों कहीं पे जाके एक पॉइंट पे मैच करेगा, तो ऐसे में पावर ट्रांसमिट करना हो तो हम बेवल गियर का यूज करते हैं। जनरली जो बेवल गियर होता है दोनों शाफ्ट पे, इस शाफ्ट पे अलग, मतलब टिथ का जो शेप है अलग होता है, इस पे अलग होता है, क्लियर है।
आगे बताते हैं इसके बारे में। अगर दोनों बेवल गियर से, दोनों शाफ्ट पे जो बेवल गियर अगर दोनों सेम है तो वैसे ही बेवल गियर को हम लोग कहते हैं मीटर गियर्स, याद रखना। अगर दोनों शाफ्ट पे बेवल गियर तो है ही, बट अगर बेवल गियर दोनों सेम टाइप के बेवल गियर है, जैसा इस पे इंक्लिनेशन है वैसा ही उस पे भी है, तो सेम बेवल गियर होने की वजह से उसको हम लोग कहते हैं मीटर गियर्स। ठीक है, बाकी जनरली दोनों शाफ्ट पे अलग अलग टाइप के बेवल गियर लगे होते हैं। तो अगर बेवल गियर के टीथ स्ट्रेट हैं तो इसको हम स्ट्रेट बेवल गियर कहेंगे। ठीक है, और एक होता है हमारा स्पाइरल बेवल गियर, स्पाइरल या हेलिकल, स्पाइरल बोलिए चाहे हेलिकल बोलिए एक ही बात है। हेलिकल उसमें ऐसे हेलिक्स टाइप का बना रहता है, हेलिकल बेवल गियर। When the teeth are inclined, they are known as spiral or helical bevel gear। ठीक है, जीरो बेवल गियर क्या होता है? स्पाइरल बेवल गियर विथ कर्व टीथ बट विथ अ 0 डिग्री स्पाइरल गियर्स आर नोन एज जीरो बेवल गियर। ठीक है, स्पाइरल बेवल गियर विथ कर्व टीथ होंगे बट विथ 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे को हम लोग कहते हैं जीरो बेवल गियर, याद रखना। ठीक है, नाउ व्हेन द इक्वल बेवल गियर हैविंग इक्वल टीथ connect two shafts whose axes are mutually perpendicular, then the bevel gear are known as meter gears। ठीक है, और जनरली मैंने बताया जहां पे बेवल गियर और दोनों बेवल गियर की नंबर ऑफ टिथ सेम है, उनके सारे स्ट्रक्चर सेम है, तो ऐसे बेवल गियर्स को हम लोग मीटर गियर्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ आप पेरिफेरल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट पेरिफेरल देखने से पहले हम देखेंगे, हमने एक्सिस देखा, पैरेलल एक्सिस का देख लिया, इंक्लाइंड एक्सिस का देख लिया। अब हम देखेंगे अगर एक्सिस ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट है, इन दैट केस में हम किस तरीके का गियर यूज करते हैं? हम वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म व्हील और ये होता है वॉर्म गियर, वॉर्म गियर एंड दिस इज अ वॉर्म व्हील, या इसको भी ऐसे भी बोला जाता है वॉर्म गियर एंड वॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ये ड्रिवन होता है, ये ड्राइवर होता है, ये रोटेट होने से ये रोटेट करता है। क्लियर है? ये किस तरीके होता है, जो आपने वो जूसर मिक्सर जूसर में देखा होगा, या बचपन में जूस पीने जाते हो तो ऊपर से डालते हैं और फिर घुमाते हैं, तो क्या होता है, ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट रोटेट होता है, शाफ्ट में ऐसे ग्रूव बने होते हैं। ठीक है, तो रोटेट होने से हमारा एक गियर भी रोटेट होता है, जो क्या करता है, हमारे जो फ्रूट्स वगैरह है उसको उसका कुचुमड़ बना के उससे जूस निकाल देता है। ठीक है, ये था वार्म गियर का। और जनरली जो वार्म गियर है इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है 10:1 के आसपास होना चाहिए। तो जो ओमेगा का रेशियो होता है वार्म एंड वार्म गियर में, जो ओमेगा रेशियो होता है बहुत ज्यादा होता है। देख सकते हो ये कितना बड़ा है। ड्राइवर जो ये हमारा ड्राइवर है, क्लियर है, ये हमारा ड्रिवन है। ठीक है, इन दोनों ये बहुत कुछ ऐसे अगर अगर साइड से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। ये हुआ वार्म एंड वार्म, ये वार्म व्हील, ये वार्म आपका। ठीक है, तो इनके बीच में जो ओमेगा का रेशियो होता है वो बहुत बिग रेशियो होता है, बिग रेशियो होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो निकलता है ओमेगा 1/ओमेगा 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू R2/R1। इनका जो रेशियो होता है 10:1 इस तरीके का। ठीक है, 10:1 ही नहीं और भी होते हैं, 40:1 का, 150:1 का, इस तरीके का होता है। एक बहुत बड़ा होगा एक छोटा होगा। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में ही ऐसा रेशियो वाले गियर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग, एक्सटर्नल गियरिंग किस तरीके का होता है, ये देखिए, ये आप बाहर से अगर दोनों गियर बाहर से अगर फेस में कांटेक्ट में आ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। और इंटरनल गियरिंग कैसा होता है भाई? इंटरनल गियरिंग ऐसा होता है, अंदर से दो गियर अंदर से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है, इनको इंटरनल गियरिंग कहते हैं। रिंग एंड प्लैनेट, ठीक है, ये बड़ा वाले को हम रिंग बोलते हैं और छोटे वाले को हम प्लैनेट गियर बोलते हैं। रिंग एंड प्लैनेट गियर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं ना, ये देखो, कभी कभी ऐसा भी बना कर दे देगा, पूछ देगा भाई बताओ ये क्या कौन सा गियर है, तो अगर कहीं आपको दिख गया ये हो गया रिंग और इसमें ये छोटा सा गियर ऐसा, ये कौन सा गियर पूछ देगा तो तुरंत बता देना इट इज अ इंटरनल गियर, इंटरनल गियर। और इंटरनल गियर को कभी कभी ऐसा भी बना के दिखा देता है, कभी कभी इसका ड्राइंग ऐसा भी बना के दिखा देता है। ये ये बड़ा वाला रिंग है और ये छोटा वाला है ये है आपका, ये बड़े वाले क्या बोलते हैं, रिंग, और छोटे वाले को बोलते हैं प्लैनेट। रिंग एंड प्लैनेट गियर भी इसका नाम है।
इसका अगर डायग्राम इस तरह की इस तरीके से भी आ गया तो भी कंफ्यूज मत होना, ये भी हमारा क्या है, रिंग एंड प्लैनेट गियर या इंटरनल गियर। ठीक है, यहाँ पे एक और था, अकॉर्डिंग टू पेरिफेरल वेलोसिटी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी हम गियर का चुनाव करते हैं, लो वेलोसिटी गियर, मीडियम वेलोसिटी गियर, हाई वेलोसिटी गियर। अब देखिए लो वेलोसिटी जो गियर होता है, लो वेलोसिटी जो गियर होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, लो वेलोसिटी जो गियर होती है उसकी वेलोसिटी होती है लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड से। अगर 3 मीटर पर सेकेंड से अगर आप गियर कम स्पीड में दौड़ाना है, ठीक है, तो आप लो वेलोसिटी वाले गियर का यूज कीजिए। ठीक है, मीडियम वेलोसिटी गियर, मीडियम वेलोसिटी क्या होता है, 3 से 15 के बीच में अगर वेलोसिटी आपको चाहिए तो मीडियम वेलोसिटी गियर कहते हैं। ठीक है, जो 3 मीटर पर सेकेंड से स्लो हो उसको लो वेलोसिटी गियर कहा जाता है, जो 3 और 15 के बीच में हो उसको मीडियम वेलोसिटी बोला जाता है, और जो 15 से ज्यादा हो, ठीक है, जो v की वैल्यू हो 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो, ऐसे को हाई वेलोसिटी गियर कहा जाता है। ओके, एक होता है रैक एंड पिनियन गियर भी, ये एक रैक बना रहता है और उस रैक पे पिनियन लगा होता है। ठीक है, रैक एंड पिनियन इस तरीके से, ये रैक है और इस पे एक पिनियन लगा होता है, पिनियन गियर। ठीक है, ये अपना स्टीयरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, अपनी जो गाड़ियों का स्टीयरिंग होता है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। कैसे, ये हो गया हमारा स्टीयरिंग व्हील, जिसको आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जो लगा रहता है उसको आप टर्न करते हो, इससे एक हमारा स्टीयरिंग कॉलम ऐसे आता है नीचे और आकर यहाँ एक रैक से कनेक्ट, सॉरी रैक से नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, इसको मिटाया जाए, ये आकर हमारा कनेक्ट किससे होता है, ये हमारे पिनियन से कनेक्ट होता है, ये पिनियन से, और ये पिनियन के जस्ट नीचे होता है रैक। तो जब आप इसको टर्न करते हो तो क्या होता है, ये पिनियन भी रोटेट होता है, और ये पिनियन रोटेट होने से ये रैक भी इधर की इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की ओर टर्न होता है, और इससे कनेक्ट होता है हमारा टाई रॉड, और टाई रॉड से कनेक्ट होता है व्हील, व्हील का भी हमारा हमें फिर मोशन मिलता है, रैक एंड पिनियन गियर। ठीक है, बड़े इसको रैक बोलते हैं और छोटे वाले को पिनियन बोलते हैं। ये सब तो वैसे जानते होंगे यार, सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। गियर टर्मिनोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए गाइस कि काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, गियर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास गियर्स के हैं, वो सारे मैं आपको तो यहाँ पे कराऊंगा, बट उससे पहले गाइस थ्योरी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और थ्योरी में भी मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, अब हम गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गियर टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो गियर टर्मिनोलॉजी, यहीं से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले गियर टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट सार, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जान लीजिए। लाइक पिच सर्कल क्या होता है, ठीक है, फेस विड्थ क्या होता है, ये सब इसमें बहुत, ये गियर का टिथ दिख रहा है, और गियर के टिथ में यहाँ खूब सारे डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, हर एक लाइन का अपना मतलब है। ठीक है, जो टिथ के टॉप से देखो, ये टिथ है ना, इस टिथ के जो टॉप से जा रहा है, ये जो टॉप लाइन जा रहा है, इस टिथ पे, हर टिथ के टॉप से जो लाइन जाता है, ठीक, मतलब किसी भी गियर का जो आखिरी जो सर्कल होता है, उस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेंडम सर्कल। क्या कहते हैं, एडेंडम सर्कल। ठीक है, दिस इज द एडेंडम सर्कल, ये लिखा है ना, ये रहा, ये इसको एडेंडम सर्कल कहते हैं, आखिरी वाला सर्कल जो सबसे आउटर सर्कल होता है किसी भी गियर का, एडेंडम सर्कल कहते हैं। और सबसे लोवेस्ट सर्कल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिडेंडम सर्कल। कहाँ है भाई सबसे लोवेस्ट सर्कल, हमारा ये रहा, ये वाला, ये दिख रहा है, ये सबसे लोएस्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। तो एडेंडम सर्कल क्या होता है, क्लियर हो गया। सबसे गियर का सबसे, अगर कोई पूछे गियर का सबसे बड़ा या एंड सर्कल को क्या कहते हैं, एंड सर्कल को क्या कहते हैं, गियर के एंड सर्कल को हम लोग कहते हैं एडेंडम, एडेंडम सर्कल। और किसी भी गियर का सबसे पहला सर्कल को, फर्स्ट सर्कल, गियर के फर्स्ट सर्कल को क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल। ठीक है, तो एडेंडम और ये डिडेंडम सर्कल तो निपट गया हमारा, क्लियर है। किसी भी टिथ है, टिथ का जो टॉप फेस होता है, ये जो शेप है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल शेप है, ये किसी हर गियर का ऐसा शेप होता है, गियर के टिथ के टॉप का, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लैंड। क्या बोलते हैं, टॉप लैंड ऑफ द गियर। और जो ये इसका जो विड्थ है, ये जो विड्थ है देख रहे हो, फेस भी इसको बोलते हैं फेस विड्थ। भाई ये कितना चौड़ा है, गियर का जो टिथ है ये कितना चौड़ा है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसको इसको
बोलते हैं, जो कितनी विड्थ को बोलते हैं फेस विड्थ। और जो गियर का जो ये पूरा फेस है, ये एक लाइन होता है, इस लाइन के ऊपर वाले को हम लोग फेस बोलते हैं, लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, तो फेस और फ्लैंक याद रखना है। हर गियर के एक ये जो बीच वाला पॉइंट है गियर का, हाफ एकदम मिड पे, गियर टिप के मिड पे ये पॉइंट लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाले जो फेस है उसको हम लोग बोलते हैं गियर का फेस, और उसके नीचे वाले को बोलते हैं गियर के फ्लैंक। ठीक है, जैसे हमारा ये गियर टिप हो गया, ये गियर टिप हो गया, इसका ये सेंटर लाइन हो गया। क्लियर है, ये सेंटर लाइन हो गया। इस सेंटर लाइन के ऊपर वाले को हम बोलेंगे फेस, नीचे वाले को फ्लैंक। इसका जो गियर के टीथ का जो विड्थ है, इसको विड्थ को बोलेंगे हम लोग फेस विड्थ, और इसके टॉप वाले जो शेप है इसको बोलते हैं हम लोग टॉप एंड ऑफ द गियर। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो, एक सर्कल होता है जो इस टीथ के जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये जो सर्कल है पिच सर्कल, ये पिच सर्कल के ऊपर का जो फेस होता है, ये जो मैंने सेंटर आपको लाइन किया, यहीं से हमारा पिच सर्कल गुजरता है। ये देखिए, ये पिच सर्कल एकदम गियर के सेंटर पॉइंट से गुजरता है। तो अगर कोई गियर है, ये गियर का सेंटर है, तो ये हो जाएगा क्या, ये है पिच सर्कल। क्लियर है, इसी पे गियर हमारा इस तरीके से बना होता है, गियर के भी सेंटर पे बना रहेगा, ये हमारा पिच सर्कल। और टॉप वाला जो सर्कल है उसको क्या बोलेंगे, एडेंडम, और गियर के जो नीचे वाला सर्कल है उसको क्या बोलेंगे, डिडेंडम। ठीक है, तो पिच सर्कल के गियर उसको ऊपर वाले पार्ट के गियर टिप को क्या बोलते हैं, फेस, नीचे वाले को फ्लैंक। दिस इज फेस एंड फ्लैंक। ओके, अब जब गियर मैटिंग होती है, जब गियर मैट होता है, जब आपस में जब दो गियर मिलते हैं, ओके, तो जैसे मैं एक गियर का फोटो पिक बना रहा हूँ, ये गियर, ये क्लियर है, और इस गियर का पिच सर्कल, इस गियर का ये रहा पिच सर्कल। अब जो दूसरा गियर होगा वो भी आएगा, इस तरीके से दूसरा गियर आएगा, आएगा ना। तो दोनों गियर का जो पिच सर्कल होगा आपस में मैट करेगा इस पॉइंट पे। गियर वन और इधर जो गियर टू, दोनों के गियर का जो पिच सर्कल है आपस में मैट होना चाहिए, उसी को हम लोग एग्जैक्ट या करेक्ट मैचिंग ऑफ गियर कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा चीजें आप मत जानो। एक होता है टूथ थिकनेस। टूथ थिकनेस क्या होता है, कोई भी टिथ की थिकनेस, भाई ये कितना थिक है, टूथ थिकनेस बता दोगे। टूथ थिकनेस, टूथ टॉप लैंड, फेस विड्थ ऑफ द टिथ, फेस, फ्लैंक, एडेंडम सर्कल, नीचे वाला डिडेंडम सर्कल, सेंटर से जा रहा है पिच। ठीक है, और दो गियर के बीच में, एक ही गियर में दो टिथ होते हैं, और दो टिथ के बीच में जो गैप होता है, दो टिथ, किसी भी गियर के दो टिथ के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग गैप क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस। उसको क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस। दो गियर के बीच में जो लेंस है उसको बोलते हैं टूथ स्पेस। और जो गियर की विड्थ है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली की फेस विड्थ, और इस साइड से देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग टूथ थिकनेस या टूथ टूथ विड्थ। क्लियर है, तो बस इतने ही चीज जानो, इससे ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा चीजें कुछ पूछता भी नहीं है। ठीक है, पिच सर्कल क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन called would give the same motion as the actual gear। तो जो पिच सर्कल है, जो एक्चुअल गियर का जो मोशन होता है ना, वही इस पिच सर्कल का भी मोशन होता है। इसलिए जब दो गियर आपस में मैच होते हैं तो जरूरी है दोनों का पिच सर्कल है, दोनों गियर के जो पिच सर्कल है वो भी मैच होने चाहिए, अदरवाइज गियर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बस इतना ही टर्मिनोलॉजी जानिए, बहुत है। अब कुछ न्यूमेरिकल वाले टर्म्स में इसमें चलते हैं अपन। जैसे पहली पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, पहला पॉइंट कहा आपको मैंने यहाँ पे कि पिच सर्कल दोनों गियर के, ठीक है, दोनों गियर के, दोनों गियर का जो पिच सर्कल है सेम होना, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, अदरवाइज गियर वर्क नहीं करेगा। तो पिच सर्कल ऑफ गियर वन विच इज इक्वल टू पिच सर्कल ऑफ गियर टू, हो जाएगा, सही है ना। तो अब वैसे ही पिच सर्कल का जो डाया है ऑफ गियर वन विच इज इक्वल टू पिच सर्कल डाया ऑफ गियर टू, पिच, ये गियर का सेंटर है, ये हमारा गियर का पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल का डाया मतलब इसकी बात कर रही है, पूरा पिच सर्कल का डायामीटर। ठीक है, डी, तो पहले वाले गियर का D1, दूसरे वाले गियर का D2। ओके, तो पिच सर्कल डाया D1 और इसका D2 हो जाएगा। नाउ सरकमफेरेंस,
सर्कमफ्रेंस ऑफ गियर, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और इसको हम अगर 2r को मल्टीप्लाई कर दे तो ये पाई डी हो जाएगा, क्योंकि डी क्या होता है r/2 होता है, सॉरी r जो होता है वो d/2 के बराबर होता है, तो 2r हो जाएगा d, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ गियर पाई डी, तो अपन इसको लिख सकते हैं पाई d1 इज इक्वल टू पाई d2, लिख सकते हैं ना। अगर यहीं पे हम ये हो गया, अब यहीं पे अगर हम नंबर ऑफ टिथ कंसीडर कर लें, नंबर ऑफ टिथ कंसीडर कर लें किस पे, गियर 1 पे एंड गियर 2 पे, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा बन जाएगा किसके, ये फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज डिवाइडेड बाय T1, इसका डिवाइडेड बाय T2। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है दो मैटिंग गियर्स के फॉर्मूले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो अच्छे से। जब दो गियर मैश करते, टू गियर हैव मैश, जब दो गियर मैश करते हैं तो उसका जो इक्वेशन बनता है दिस पाई d1 अपॉन t1 where is equal to pi d2 upon t2 where d1 is a pitch dia, d1 is a pitch dia of gears, okay, and t1 is a gear pitch। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। आगे देखिए, इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों पाई पाई अगर कट जा रहा है तो क्या इक्वेशन बन जा रहा है d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2, तो ये फॉर्मूला। ओके, एक ये फॉर्मूला हमारा से बन के आया कि डायामीटर और टिथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक शुरू में इक्वेशन मैंने आपको बताया था दिस इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बताया था, ओमेगा और आर के बीच में इन्वर्सरी का रिलेशन है। तो फाइनली जो हमारा एक नया रिलेशन देखने को यहाँ पे मिलता है कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 which is equal to uh, t2 अपॉन t1 और n1 अपॉन n2। टोटल देखिए ये इनका रिलेशन, किसी भी गियर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे ना तो ये रिलेशन आपको एकदम अच्छी पे याद होना चाहिए। n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। d2 क्या है, पिच सर्कल ऑफ गियर 2, पिच सर्कल ऑफ गियर 1 d1। t2 क्या है, टीथ ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर 2, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर 1। ओमेगा 1 angular velocity of gear 1, angular velocity of gear 2, n1 rpm of gear 1, rpm of gear 2, इनका रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार लीजिए, ये तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए आपको। ठीक है, अभी जो पीछे हमारा फॉर्मूला आया था, ये जो फॉर्मूला आया था d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2, जो मैंने ये चीज लिखा था उससे पहले हमारा ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं d1 अपॉन t1 is equal to d2 अपॉन t2, ठीक है, which is equal to कैपिटल D अपॉन t which is equal to मॉड्यूल। अगर दोनों गियर का डायामीटर और टिथ सेम है, दोनों गियर का पिच डाया सेम है और नंबर ऑफ टिथ भी सेम है, तो उसको मैं कैपिटल D अपॉन कैपिटल D से लिख सकता हूं, और यही तो होता है मॉड्यूल, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूल ऑफ गियर। क्लियर है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कैलकुलेट द मॉड्यूल ऑफ गियर, ठीक है, तो मॉड्यूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मॉड्यूल क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन टी, डी अपॉन टी इज अ मॉड्यूल ऑफ अ गियर, ठीक है, और ये हमेशा एमएम में ही होता है, याद रखना है, ठीक है। ये हमारी निकल के आई थी, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पिच सर्कल निकला, पिच सर्कल का जो फॉर्मूला आता है किसी भी गियर के लिए दैट इज पाई डी अपॉन टी, यही आता है ना, देखो हमने यहीं पे किया था, पिच सर्कल 1 के लिए आया था ना ये फॉर्मूला, मैं आप अलग अलग करके आपको रिलेशन करके दिखा रहा हूँ। ये होता है पिच सर्कल। एक दूसरा होता है डायमेट्रिकल पिच, डायमेट्रिकल पिच ऑफ द गियर, जिसको हम पी डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, जैसे डी अपॉन टी है ना, ये हो जाता है टी अपॉन डी। और जो इसका डायामीटर जो लिखे, गियर का जो डायामीटर है, इसको हमेशा आप इंच में लेकर चलोगे, ठीक है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पिच सी और पी डी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो पाई डी अपॉन टी इंटू टी अपॉन डी, डी से डी, टी से टी कर कैंसल, आता है पाई। तो एक और रिलेशन आया कि सर्कुलर पिच इंटू डायमेट्रिकल पिच की जो वैल्यू आती है पाई के बराबर होती है। ठीक है, ये गियर सही गियर है कि गियर दोनों गियर सही है कि नहीं है चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, हमने यहाँ से एक चीज और सीखा, मॉड्यूल जो होता है डी अपॉन टी, ये होता है मॉड्यूल ऑफ गियर। ठीक है, यहाँ एक चीज अपन और बात करने वाले हैं, रिलेशन में बनाता जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, देखिए एक क्लियरेंस हम पढ़ने वाले हैं। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस ऑफ गियर। देखिए ये एक गियर बना रहा हूं मैं, ये गियर का टिप है, ये गियर का टिप हो गया। जब दूसरा गियर इसके अंदर आता है, तो दूसरा गियर अगर इसके अंदर पूरी तरीके से मैश हो गया, पूरी तरीके से मैश हो गया, तो क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में फ्रिक्शन की वजह से इस तरीके का कर्व बनने लगता है, इस तरीके का ग्रूव बनने लगता है। इससे क्या होता है, गियर की लाइफ कम होने लगती है। क्लियर है, और ये जो टीथ है ना, इस टीथ पे भी ऐसा फ्रिक्शन के कारण कारण कर्व बनने लगता है, जिसके कारण टीथ हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों आपस में टच ना हो, इसलिए दो टीथ के बीच में यहाँ पे क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम एक क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं, और वो क्लियरेंस जस्ट डिडेंडम सर्कल के ऊपर होता है। ये होता है हमारा नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिडेंडम सर्कल। यहाँ पे हम एक क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द क्लियरेंस सर्कल और डिडेंडम, और इनके बीच में इसको ही हम कहते हैं क्लियरेंस। अब जो गियर का आता है, गियर का जो टॉप पार्ट है वो यहीं तक रहता है और ऐसे चला जाता है, इनके बीच में गैप रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस, इसलिए यूज करते हैं ताकि हो। तो जनरली किसी भी गियर का वर्किंग डेप्थ की बात किया जाए, वर्किंग डेप्थ की बात करें, वर्किंग डेप्थ मतलब यहाँ से यहीं तक का, क्योंकि नीचे वाला तो क्लियरेंस चला गया, गियर जनरली इतना में ही काम करता है हमारा, इसी को वर्किंग डेप्थ कहते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस, ये होता है फॉर्मूला वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर। ओके, यहीं आपसे अगर एक चीज और देखना, अगर आप चाहते हो जो दो गियर मैच हो, दो गियर आप चाहते हो अच्छी तरीके से मैच हो, उसके लिए दोनों गियर का मॉड्यूल भी सेम होना जरूरी है, दोनों गियर का मॉड्यूल भी सेम होना जरूरी है। पहले गियर का मॉड्यूल d1 अपॉन t1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, ये हो गया, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज और आता है कि d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, दो गियर को मैच होने के लिए, अगर दो गियर मैच है मतलब दोनों का मॉड्यूल सेम है, इसके हेल्प से मान लीजिए आपके पास d1 t1 और t2 है, d2 निकालना है तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि मॉड्यूल सेम है, क्वेश्चन ये बोल देगा दोनों गियर के स्पेसिफिकेशन सेम है, नाउ कैलकुलेट द डाया, पहले गियर का डाया ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का बताइए क्या निकलेगा। ठीक है, तो गियर टर्मिनोलॉजी से सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था। जो कुछ फार्मूला मैंने बताया, जैसे कि एक ये फार्मूला हो गया, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक मॉड्यूल का फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनका रिलेशन याद कर लीजिए, ये फार्मूला। और एक बाकी ये वर्किंग डेप्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे, जरूरत नहीं याद करने का, ये चीज जानिएगा। मैस दो गियर मैस हो रहा है कंप्लीटली, मतलब दोनों का पिच सर्कल सेम है होना चाहिए और दोनों का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो गियर्स होते हैं ना, गियर्स के अंदर जनरली कभी स्लिप नहीं होता, नो स्लिप, गियर्स के अंदर स्लिप नहीं होता, बट उनके अंदर स्लाइडिंग होता है। गियर स्लाइड जरूर करते हैं बट स्लिप नहीं करते हैं। ठीक है, ये टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कभी काम आएगा। नाउ अगला जो है टॉपिक है लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं आता है लॉ ऑफ गियरिंग, एक आध बस इसका थ्योरी हमें लिखना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट जानना है। मान लीजिए ये गियर है, ये पहला गियर, ये गियर का टिप है, कुछ खास बन नहीं रहा है, चलिए ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकेंड गियर, ये हो गया हमारा दूसरा गियर। ठीक है, दो दो गियर हैं, इनके बीच में ये एक लाइन होता है जहाँ से पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यहीं से ना पावर ट्रांसमिट होता है, दो गियर आपस में जब टच होते हैं, गियर टिथ आपस में टच होता है, तो यही तो पॉइंट होता है जहां से पावर ट्रांसमिट होता है। ये जो लाइन है,
इसी लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जहां से दो गियर के टिप आपस में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करते हैं। कहां से? लाइन ऑफ एक्शन से। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर वाले का होता है कॉमन सर्कल, और इस गियर का ये होता है नीचे वाले का कॉमन सर्कल। ओके, और एकदम स्ट्रेट लाइन दोनों से जो जाता है, टेंजेंटली जो पास होता है, इसको कहते हैं कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, एक सर्कल ऊपर पिच सर्कल उस गियर का, दूसरे का पिच सर्कल, और ये जो लाइन जा रहा है इसी को हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ये जो लाइन ऐसे जो आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर, जहां से पावर को ट्रांसमिट करता है। और ये जो होता है दोनों गियर की एक्सिस, इसकी और इसी एक्सिस। ठीक है, तो लॉ ऑफ गियरिंग से जनरली हमको देखने को क्या मिलता है कि जो पहली गियर की जो वेलोसिटी है और दूसरी गियर की जो वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये हमारे नो स्लिप केस में किस तरीके से काम करता है। जनरली आप देखोगे लॉ ऑफ गियरिंग याद होगा, जो दो जब दो टिप, दो गियर के अपने अपने टिप जब मैच करते हैं, मैटिंग होते हैं, तो लॉ ऑफ गियरिंग के हेल्प से हम दोनों का सब डिटेल कैलकुलेट करते हैं। तो इससे जाकर फाइनल में जो आंसर आता है ना हमारा, यही आता है ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 डी 2 अपन डी 1 डी 2 अपन, जो हम पहले ही करके दिखा चुके हैं। सिर्फ प्रूफ करने के लिए इस आता है थ्योरी में, हमारे किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टिप। जनरली मैंने आपको भी क्या लिखवाया था, जनरली मैंने आपको भी लिखवाया था कि गियर जनरली क्या होते हैं, स्लिप नहीं होते हैं, उनके बीच में स्लाइडिंग अकर्स होता है। स्लाइडिंग इसलिए बोला क्योंकि ऐसा एक टाइम जब दोनों गियर के टिप के बीच में एक ऐसा टाइम आता है, दोनों गियर के जो मैटिंग जो है ना, जब ये ऐसे मैट कर रही है, मैं बना कर ही दिखा देता हूँ। जब दो गियर आपस में मैट करते हैं, जब दो गियर आपस में मैट करते हैं, ठीक है, आपस में मैट करते हैं इस पॉइंट पे, तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो गियर इनके जिसका जो मोशन है, दोनों टिप का जो मोशन है वो प्योर रोलिंग की तरह होता है, प्योर रोलिंग मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ बोथ गियर विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ से जो स्लाइडिंग वेलोसिटी आती है, स्लाइडिंग वेलोसिटी जो आता है, प्रूफ करके निकालते हैं, जिसका हमें काम नहीं है। फॉर्मूला है स्लाइडिंग वेलोसिटी का, विच इज इक्वल टू, बाकी जो टाइम होता है सिर्फ एक ही टाइम होता है पूरे मैटिंग सेक्शन में, जब गियर मैट होते हैं एक ही टाइम होता है जब वीएस इक्वल टू 0 होता है। बाकी जो टाइम होता है वैल्यू चेंज होते रहते हैं। क्या चेंजेस होते रहते हैं? दैट इज मोड ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 पी क्यू। पी क्यू क्या है यहाँ पे? ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, यहाँ पे है ये पी और क्यू, ये पी और क्यू। जब जो टिथ जहाँ पे मैट करती है ना, दैट इज पॉइंट क्यू, और जो दोनों टिथ के जो ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस जब लाइन से क्रॉस होते हैं, और जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट से, ये कॉमन टेंजेंट पास हो रहा है यहाँ से, और दोनों टिथ के जो सेंटर पॉइंट जो एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, वो जो मैट करता है कॉमन टेंजेंट से, लाइन ऑफ एक्शन से, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है इस गियर का? ये है लाइन ऑफ, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है लाइन ऑफ एक्शन गियर का। ये लाइन ऑफ एक्शन देखिए इस पॉइंट से जा रहा है, और दोनों गियर का ये पॉइंट, इस गियर का सेंटर और इस गियर का सेंटर, ये पी पॉइंट पे मैच करता है। और ये जहाँ पावर ट्रांसमिट होता है दैट इज क्यू। इन दोनों का जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट, तो कोई भी पूछा स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्यू पी का डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो काम का है, याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रखना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या शोज कर रहा है? दिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, दिस द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दो गियर आपस में कांटेक्ट होते हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द पिच पॉइंट टू द पिच पॉइंट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा स्लाइडिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, नाउ गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वॉल्यूट ऑफ गियर्स। इन्वॉल्यूट ऑफ गियर पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्या होता है इन्वॉल्यूट ऑफ गियर्स, इसको देखेंगे। तो गाइस जनरली ये गियर का प्रोफाइल है, गियर की प्रोफाइल एक बनती है, ठीक है, उसी को हम, उसमें दो तरीके की प्रोफाइल बनती है, एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनती है और एक बनती है साइक्लॉइडल प्रोफाइल। कैसे बनती है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, वो हमको समझना है पहले, ठीक है। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को समझने के लिए अपन चलते हैं, ये हमारा बेस सर्कल है, ये क्या है, गियर का बेस सर्कल। अब ये सबसे पहले गियर का बेस सर्कल आप पहली बार सुन रहे हो कि भाई ये गियर का बेस सर्कल क्या है। तो गियर का बेस सर्कल क्या होता है, मैं यहाँ पे, ये गियर का टिथ हो गया, ये गियर का टिथ हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा, ये जो नीचे वाला सर्कल होता है इसको अपन कहते हैं डिडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं, डिडेंडम सर्कल। इसी के जस्ट ऊपर होता है क्लियरेंस, जो इसी को बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल, सीसी क्लियरेंस सर्कल। और इसी के जस्ट इस गियर के टिथ के जो सेंटर से जाता है हमारा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल। और जो क्लियरेंस सर्कल है और पिच सर्कल के बीच में एक और सर्कल जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग बेस सर्कल। इसी को कहते हैं हम लोग बेस सर्कल, जो हेल्प करता है गियर की प्रोफाइल बताने में, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल, ये हमारा एक फिक्स्ड बेस, एक फिक्स्ड सर्कल है, लाइक फॉर एग्जांपल बेस सर्कल ऑफ अ गियर, दिस इज अ बेस सर्कल ऑफ अ गियर। ओके, जब जब हमारा टिथ, जब हमारा टिथ इस गियर का और इस गियर का जब जो टिथ है, इस गियर का जो टिथ है, जब इस पॉइंट पे टच होता है उसके बाद ये टिथ टर्न होता है, फिर टर्न होगा, फिर टर्न होगा, फिर छोड़ के दूसरे आगे आगे चला जाएगा। तो जो टर्निंग है, दो चार पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने, अब इस सरफेस पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टच होकर फिर वो निकल गया होगा। तो जनरली क्या होता है, इस ये जो बेस सर्कल है, इस बेस सर्कल से जो पॉइंट ऑफ फोर्स वाली लाइंस हैं, वो हमेशा बेस सर्कल के टेंजेंट जाती है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल से एक लाइन क्रॉस करती हुई जाती है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ऐसे खूब सारी हर हर पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे सारे टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिए, और इस टेंजेंट को एक प्रोफाइल में आप ड्रॉ करो, एक प्रोफाइल बनाओ, जो उस प्रोफाइल से उन टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री आए। ऐसा प्रोफाइल बनाओ कि टेंजेंट जो आए हैं बेस सर्कल से, उनसे इस, ये जो प्रोफाइल से, ये जो प्रोफाइल मैंने बनाया है, इससे 90 डिग्री पे आए। इसको ही हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ अ गियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो प्रोफाइल से क्या होता है, प्रोफाइल से ये परपेंडिकुलरली होता है, और बेस सर्कल से जो ये लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्शन, जनरली लाइन ऑफ एक्शन जो है प्रोफाइल से परपेंडिकुलरली होता है, बेस सर्कल से टेंजेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना। यहाँ से हमको एक चीज सीख मिलता है कि इन्वेल्यूट क्या कहता है, इन्वेल्यूट कहता है, इन्वेल्यूट सेड दैट tangent of base circle, tangent of base circle of gear is perpendicular to the involute profile, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, ये है, ये तो प्रोफाइल में, प्रोफाइल ऐसा बन रहा होता है जनरली। प्रोफाइल को हमने एक एजम्पशन लेकर, ये सब चीजें लेकर बनाया, बट ओरिजिनली आप अगर देखोगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो गियर के बीच में, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी को तो हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये गियर है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, यहाँ से जो लाइन ये बनाया मैंने, इसको तो हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, जहाँ से पावर ट्रांसमिट होता है। इससे पहले मैंने बना के दिखाया था, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ब्लैक वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, ओके। इसको तो लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लेकिन फिर ये इन्वॉल्यूट भी तो मीनिंग जनरली मैच कर रहा है हमारे लाइन ऑफ एक्शन से। जो टेंजेंट इससे आएगा वो इन्वॉल्यूट परपेंडिकुलर होगा, तो जो हमारा परपेंडिकुलर प्रोफाइल जो है वही तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो फंडा ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन जो है, वो भी, लाइन ऑफ जो एक्शन है वो भी हमारा बेस सर्कल के, बेस सर्कल के टेंजेंट जाता है, मूव करता है, बेस सर्कल के टेंजेंट होता है। हमको यहाँ से ये फंडा समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना, जो मैंने बोला कि ये जो बेस सर्कल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वॉल्यूट पार्ट, और बेस सर्कल के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इन्वॉल्यूट। याद रखना, बेस सर्कल के ऊपर के पार्ट को इन्वॉल्यूट कहते हैं, बेस सर्कल के नीचे के पार्ट को नॉन इन्वॉल्यूट कहते हैं। एक चीज आप ये माइंड में रखना। एक यहाँ पे आता है प्रेशर एंगल, फाई को हम प्रेशर एंगल से दिखाते हैं,
फाई को प्रेशर एंगल से दिखाते हैं। क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, यही है ना हमारा, दो गियर मेट हो रहा है, ठीक है, दो गियर मेट हो रहा है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये हमारा कॉमन लाइन है, एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इनके बीच का जो एंगल होता है फाई, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एंगल। लेकिन रियल टाइम पे जब हम गियर्स की बात करते हैं, गियर्स की जब मैसिंग की बात कर गियर्स की मैसिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ ऐसा एक ही टाइम होता है जो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेस सर्कल से टेंजेंट भी होता है, और जो पॉइंट है, दैट इज पी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इससे पास करता है, फिक्स्ड पॉइंट से पास होता है। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल की, ओरिजिनल गियर की इनवॉल्यूट प्रोफाइल में। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है जनरली गियर्स के टिथ है वो रोटेट होते रहेंगे, ठीक है, टिथ एक दूसरे के ऊपर चलते रहेंगे, बट जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, लाइन ऑफ एक्शन चेंज यहाँ से नहीं होगा। ऐसा तब होगा, चेंजेस की होगा बात कर रहा हूं, जब सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हों। ठीक है, मतलब कहना क्या है कि अगर आपका जो गियर है, गियर रोटेट होता रहेगा, गियर के टिथ रोटेट होते रहेंगे, बट लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आप सारे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो गियर के टिथ के और जो दूसरा गियर के टिथ के सारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो हमारे लाइन ऑफ एक्शन पे ही कहीं हो, तब ऐसा आपको मिलता है। ठीक है, इसी एट दैट टाइम प्रेशर एंगल विल बी, ठीक है। एंड प्रेशर एंगल जो होता है 0 से जनरली 20 के बीच में, और 25 इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, ये आपको एक माइंड में रखनी है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेशर एंगल कितना होता है ये जरूरी है, बस इंपॉर्टेंट इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बनता है, नॉन इन्वॉल्यूट कहाँ होता है, इन्वॉल्यूट कहाँ होता है, प्रेशर एंगल क्या है, ये सब चीज आपको यहाँ से सीखना है। और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में मैं और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं कुछ चीजों को यहाँ पे स्किप करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया प्रेशर एंगल। तो देखिए, तो ये जो दो गियर, ये गियर का बेस सर्कल है, ये गियर का बेस सर्कल है, और ब्लैक से जो दिख रहा है पिच सर्कल है, दिस इज गियर 1, दिस इज गियर नंबर, दिस इज गियर 2, क्लियर है। और जब टच होता है तो ये पॉइंट पी हमारा बनता है, पॉइंट पी, ओके। तो इससे जो दोनों पिच सर्कल से जो लाइन दोनों जब अटैच हो रहा है, दो जाती, इसको बोलते हैं एफ पी, टेंजेंशियल फोर्स ऑफ द दिस। और इसको ऊपर वाले ये जो आपका जो फोर्स यहीं पे तो एक्ट हो रहा है ना, यही तो गियर जब मैच करता है, गियर जब मैच करता है यही तो फोर्स एक्ट होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन। ये हो गया एफ, ये हो गया एफ टी, और ये इसका रिजल्टेंट रेडियल फोर्स जो लगता है, रिजल्टेंट रेडियल फोर्स एफ आर। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको करके आएगा जो आपको याद करना जरूरी है, फॉर्मूला बनकर आता है यहाँ से हमारा, कि जो एफ की वैल्यू है, दैट द वैल्यू ऑफ एफ टी, टेंजेंट का एफ टी, which is equal to f cos phi, and the value of fr is equal to f sin phi। ft और fr की वैल्यू आपकी यहाँ से मिल जाएगी। therefore टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द गियर शाफ्ट कितना हो रहा है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन गियर शाफ्ट विल बी, टॉर्क इज इक्वल टू टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है उस पे वो, इंटू आर। ठीक है, इंटू आर, वेयर आर इज द पिच सर्कल रेडियस। ठीक है, आर क्या है, पिच सर्कल रेडियस, ये है आर। ठीक है, पिच सर्कल रेडियस, याद रहेगा ये सब चीजें बस ना। आपको अब यहाँ पे हम कुछ चीजें निकालना सिखाएंगे, आर्क ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट ऑफ गियरिंग, ठीक है, आर्क कांटेक्ट रेशियो, ये सब निकालना आपको सिखाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन पे अपन नहीं जाएंगे, बस समझ लीजिए पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, ताकि क्वेश्चन में जब करोगे तो आसान रहेगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक गियर है, इस गियर का टिप ये एक गियर रहा, क्लियर है, इसी पे हमारा एक दूसरा गियर है, ये दूसरा गियर है। अब जब गियर आपस में टकराएगा तो गियर यहाँ से स्टार्ट होगा टकराना, फिर यहाँ पे
फिर यहाँ पे और फिर बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा टकराना, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ लोड पड़ेगा, यहाँ जैसे जैसे गियर टर्न होगा, जैसे जैसे गियर ये गियर इधर की ओर टर्न होता रहेगा, इस पे लोड पड़ेगा और इस पॉइंट पे सबसे पहले टकराएगा। इस जो गियर का जो ये पार्ट है टॉप फेस है एडेंडम सर्कल, जो एडेंडम सर्कल है यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराकर फिर वो बाहर निकल जाएगा। ये टीथ यहाँ इस ग्रुप से निकलकर इस ग्रुप में चला जाएगा, फिर इस ग्रुप के यहाँ टकराएगा, यहाँ लोड देगा, यहाँ लोड देगा, इस लोड से गियर ट्रांसफर मूव करता है, ठीक है। तो जनरली एडेंडम सर्कल का यहाँ पे एडेंडम सर्कल स्टार्ट होता है टकराना। तो जो जब लोड एक्ट होता है इस पॉइंट को, जैसे मैंने पहले ही डिफाइन किया, दिस इज पी पॉइंट, जब दो गियर आपस में लोड, वेयर दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गियर। तो अब दोनों गियर का एडेंडम सर्कल को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एडेंडम सर्कल को हम यहाँ पे, एडेंडम जो सर्कल है कुछ यहाँ, दिस इज गियर 1, दिस इज गियर 2। गियर 1 का एडेंडम सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये गियर 1 का एडेंडम सर्कल है, गियर 1 का एडेंडम सर्कल है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन पे एक पॉइंट पे टकराता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज के, इस पॉइंट को बोलेंगे के। और ये पी ऑलरेडी है, ठीक है। एक और लाइन में बनाने वाला हूँ, येलो कलर का यूज या व्हाइट कलर का यूज करके बनाता हूँ। ये गियर 1 का एडेंडम और गियर 2 का भी तो एडेंडम बनेगा ना। गियर 2 का एडेंडम जो है वो यहाँ कहीं से बनेगा, गियर 2 का जो एडेंडम है वो यहाँ कहीं से बनेगा, ठीक है। ये गियर 2 का एडेंडम है, क्या है, गियर 2 का एडेंडम सर्कल है। तो ये इस पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन को इस पॉइंट पे टच किया है, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एल, ठीक है। तो अब ध्यान देखना, के से एल का जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल मतलब जितने देर वो इस ग्रूव में रह रहा है, के एल का जो डिस्टेंस है इसको ही हम लोग कहते हैं दैट इज के पी प्लस पी एल, लिख सकते हैं ना। के एल को के पी प्लस पी एल लिख सकते हैं, वेयर इसी को एक के एल जो है, के एल को हम लोग कहते हैं दैट इज पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ गियर टिथ, के से एल तक का पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस। और के पी क्या है, के से पी क्या है, ये है हमारा पाथ ऑफ अप्रोच, जब गियर स्टार्ट होता है टकराना और फिर एक पॉइंट तक जाता है, ये हमारा के है, स्टार्ट हुआ और ये पॉइंट पी तक गया, तो पॉइंट पी तक जाना मतलब पाथ ऑफ अप्रोच। उसके बाद पी से एल मतलब अब अलग होना स्टार्ट हो गया, अब फिर वो अलग होना स्टार्ट होता है उस ग्रुप से। तो पी से एल, के से पी, के से पी की ओर जाओगे पाथ ऑफ अप्रोच, पी से एल मतलब अब अलग होना चालू कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ रेसेस, पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। तो यहाँ से गाइस फाइनली मैं आपको चीजें जो लिखने जा रहा हूँ, बस आपको यही चीज याद रखना है। अभी तक जो चीजें मैंने बताई, इन्वॉल्यूट ये क्या है, या ऐसा क्या है, ऐसा क्या, ये सब थ्योरी कंसेप्ट है। यहाँ पे आप जो ये मैं 3 टर्म लिखवाए, 3 टर्म का मीनिंग पता कर लो। पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब तक उसके अंदर रहेगा गियर, के से एल तक का डिस्टेंस। के से पी पाथ ऑफ अप्रोच, जब गियर स्टार्ट होता है मीटिंग होना, और जब गियर छूटने लगता है मतलब उस ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप में जाने लगता है, तो पी से एल पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला भी निकलता है, तो के एल जो है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू के पी पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है। ये किसका फॉर्मूला है, इट इज ये है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि भाई ये केपी और केएल है क्या, केपी और केएल क्या है। तो केपी की जो वैल्यू है दैट इज, केपी को क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच, इसकी जो वैल्यू आती है, आप नोट करना चाहो तो कर लो, बट जनरली याद होना चाहिए, अच्छी बात है याद हो जा रहा है आपको। तो ठीक है, ये आता है आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, मतलब प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल क्या है बता ही चुका हूं, आर साइन फाई, ये ठीक है। तो वेयर केपी, अब ये आर किस कौन से आर की बात कर रहे हैं, केपी, मतलब हम कौन से, ये यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर है, कैपिटल आर है गियर 1 का रेडियस है, गियर 1 का रेडियस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये कौन सा रेडियस है, गियर का, गियर 1 का रेडियस मैंने लिख तो दिया, गियर 1 का कौन सा रेडियस, बेस सर्कल का रेडियस, बेस सर्कल का रेडियस है, क्लियर है। वैसे ही पी एल,
पीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएल का फॉर्मूला बस कुछ नहीं, स्मॉल आर रख दो इसकी जगह पे, स्मॉल आर रख दो तो हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में आएगा पूरे टर्म, माइनस उसमें प्लस में आया था, कुछ गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये है कि ये माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव, ठीक है। ये केपी का फॉर्मूला है, ये पीएल का फॉर्मूला है। वेर स्मॉल आर क्या है, बेस सर्कल रेडियस ऑफ गियर 2, ओके। तो ये देखो ये गियर 2 है, ये गियर 2 है, तो यहां से जो इसका बेस सर्कल की रेड वाला है यही तो है बेस सर्कल, इसका डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, और ये गियर 1 है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो केपी निकालने के टाइम पे किसका हेल्प ले रहे हैं, स्मॉल आर का, और पीएल निकालने के लिए किसका, कैपिटल आर का हेल्प ले रहे हैं। उल्टा तो नहीं बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया, पीएल के लिए स्मॉल आर, केपी के लिए कैपिटल आर का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। ये होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला। अगर कहीं गलती से क्वेश्चन आ गया तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रख, दोनों में क्या ये आसान तो है याद करना, ठीक है, इसमें कैपिटल इसमें स्मॉल, तो ये इसके अकॉर्डिंग याद कर लोगे तो अच्छा है, पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालना सीख लो। नाउ आर्क ऑफ कांटेक्ट, अगला क्वेश्चन है आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क ऑफ कांटेक्ट पूछेगा क्या होता है भाई, आर्क ऑफ कांटेक्ट कोई पूछा तो आर्क ऑफ कांटेक्ट बताने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप बता सकते हो पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय cos फाइव, ये बता सकते हो। एक और, ठीक है, आर्क ऑफ कांटेक्ट, ओके। एक होता है आर्क ऑफ अप्रोच, जैसे पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस था ना, वैसे ये आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन cos फाइव। आर्क ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ अप्रोच हो जाएगा पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन cos फाइव। वैसे ही आर्क ऑफ रेसेस क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ रेसेस अपॉन cos फाइव। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट दैट इज क्या हो जाएगा, पाथ kl अपॉन cos फाइव। पाथ ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, kp अपॉन cos फाइव, और पाथ ऑफ रेसेस क्या हो जाएगा, pl अपॉन cos फाइव, ठीक है। ये फॉर्मूला एक है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, तीनों फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, ओके। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला याद कर लो, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्कुलर पिच याद है, सर्कुलर पिच को अपन क्या लिखते थे, पाई डी बाई टी, ठीक है, और डी बाई टी क्या होता है, मॉड्यूल, तो पाई एम भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो सर्कुलर आपका जो कॉन्टेक्ट रेशियो है ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 से होना चाहिए, ठीक है, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे जानना था, बता दिया। अब कुछ ही पॉइंट्स बचे, बहुत कम टॉपिक बचे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से खत्म करने की। अगला जो टॉपिक है गाइस, इंटरफेरेंस, हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले इंटरफेरेंस ऑफ गियर, क्या होता है, थ्योरी है, घबराओ मत, बहुत आसान है, जल्दी से कर लेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, द फिनोमिनन व्हेन द टिप ऑफ टूथ अंडरकट द रूट ऑन इट्स मैटिंग गियर इज नोन एज इंटरफेरेंस। समझ लेते हैं जल्दी से। मान लो ये हमारा एक गियर है, गियर का टिथ है, ओके। अब इसमें हमारा दूसरा गियर आकर लगा हुआ है, ये हुआ दूसरा गियर, ये दूसरा गियर। तो ये कांटेक्ट के कारण कभी कभी क्या होता है, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना इस गियर का, इसमें कुछ इस तरीके का शेप बन जाता है, ठीक है, ये अंडर कट हो जाता है, ओके। ये देख रहे हो अंदर की ओर ऐसा बेंड हो जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण घिस घिस कर रब होके वियर होते होते यहाँ पे ऐसा कर्व बनने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंडर कट। ये क्यों होता है, इंटरफेरेंस फिनोमेना के कारण। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ गियर टिप
इंटरप्शन इन द मैशिंग गियर। क्या होता है इंटरफेरेंस का मतलब? जनरली इंटरप्शन इन द मैशिंग गियर, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ मोशन रिड्यूसेस, जाहिर सी बात है ग्रूव बनने के कारण मोशन जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, लाइफ ऑफ गियर विल बी रिड्यूसेस। तो ये था इंटरफेरेंस। अब इसको दूर करने के लिए क्या सकते हैं? सबसे पहला कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनको दूर करने का, अंडर कटिंग। सबसे पहला है अंडर कटिंग। इनको दूर करने, अंडर कटिंग मतलब हम जब मैन्युफैक्चरिंग गियर की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करें ना, तभी हम थोड़ा सा अंडर कट इस तरीके से गियर में हम प्रोवाइड करा दें, ताकि जब वो आएगा तो इनके बीच में गैप होने की वजह से दोबारा ये बड़ा नहीं होगा। पहले से ही अंडर कटिंग हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो जनरली जो अंडर जो ये सब चीजें हैं, अंडर कटिंग वाला जो पार्ट है, ये जनरली कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन लो स्पीड एंड लो पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन में अंडर कटिंग वाला मेथड का यूज करते हैं। एग्जांपल वॉच वाली जो होती है ना, उसमें हम अंडर कटिंग प्रोवाइड कराते हैं। प्रेशर एंगल, इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर एंगल, इस पे भी डिपेंड करता है प्रेशर एंगल जो होता है, ठीक है। तो प्रेशर एंगल की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हो, प्रेशर एंगल की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? जो आपकी आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद है ना, आर साइन थीटा, एफ टी और एफ आर की जो वैल्यू आई थी ना, एफ आर और एफ टी की जो वैल्यू आई थी, बेस सर्कल मतलब ये जो बेस सर्कल है, तो जाहिर सी बात है इन प्रेशर एंगल को अगर आप बढ़ा रहे हो मतलब बेस सर्कल को आप कम करोगे। बेस सर्कल को कम करोगे तभी तो प्रेशर एंगल बढ़ेगा। डायग्राम में देखा जाए, अगर ये जो बेस सर्कल है इसको अगर आप छोटा कर दोगे तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये और अंदर की ओर बंद होगा। इससे क्या होगा? प्रेशर एंगल, पहले इतना था प्रेशर एंगल फाई, और बढ़कर फाई डैश हो गया। बेस सर्कल छोटा करने से प्रेशर एंगल भी चेंज होता है। इसके कारण भी आपको यहाँ पे सहायता मिलेगा इंटरफेरेंस कम करने के लिए, ठीक है। एक लास्ट प्रोसेस होता है, एक और यहाँ तरीका है, स्टबिंग द टिथ, स्टबिंग ऑफ टिथ। मतलब क्या होता है? जो टीथ का जो टॉप पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ऑलरेडी कट कर देना, इस टीथ का जो टॉप पार्ट है, ताकि जो पार्ट है ना पॉइंटेड पार्ट जो है ये अंडर कट ना बना पाए, कट कर देना। बट इसको कट करने से बड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एडेंडम सर्कल को ऐड, यहाँ से क्या होगा? एडेंडम सर्कल कम होगा। इसको कट करने से क्या होगा? एडेंडम, जो पहले एडेंडम सर्कल यहाँ था अब एडेंडम सर्कल यहाँ हो गया, तो एडेंडम सर्कल जो है, एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है ये करने से हो जाएगा कम, ठीक है। तो अगर एडेंडम सर्कल का रेडियस कम हुआ तो जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है, पाथ ऑफ कांटेक्ट है गियर्स के, वो भी हो जाएंगे कम। और पाथ ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो जाएंगे तो जो कांटेक्ट रेशियो है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी कम, ठीक है। तो ये सब फायदा होगा। तो जनरली स्टबिंग टीथ जो है ना, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था इंटरफेरेंस का। एक आध मेथड और है इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, बाय एडिंग नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। अपने गियर का जो है उसमें पहले आप बड़े बड़े टीथ रखे थे, काफी ज्यादा गैप था, छोटे टीथ कर दो और छोटे टीथ कर दो तो मैशिंग क्या होगी? मैशिंग भी कम होने लगेगी, ठीक है। तो एडिंग नंबर ऑफ टीथ ऐड करने से भी हमारा इंटरफेरेंस जो होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ इंटरफेरेंस कम करने के चक्कर में क्या होने लगेगा? जो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है वो भी कम होगा, कॉन्टेक्ट रेशियो भी कम होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ से एक चीज हम जानते हैं, जो कांटेक्ट रेशियो होता है वो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच। तो आर्क का कांटेक्ट रेशियो, अगर कांटेक्ट रेशियो बढ़ रहा है तो इससे सर्कुलर पिच भी कम हो जाएगा, और जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है वो तो बढ़ेगा ही। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप चीजें बता सकते हैं। अगर कोई पूछे कि अगर कांटेक्ट रेशियो बढ़ रहा है तो आर्क ऑफ कांटेक्ट या इस पे क्या असर पड़ेगा, या आर्क ऑफ कांटेक्ट से पाथ ऑफ कांटेक्ट पे क्या असर होगा, तो फॉर्मूले की हेल्प से आप एक दूसरे को रिलेट करके चीजें यहाँ से बता सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से ना गाइस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी गियर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा फायदा है इनवॉल्यूट गियर का। इनवॉल्यूट गियर में एक बहुत अच्छा फायदा ये है, ये बोला जाता है गॉड गिफ्टेड ये चीजें मिली है कि इनवॉल्यूट गियर में कितना भी वाइब्रेशन हो जाए, कितना भी वाइब्रेशन हो जाए इन्वॉल्यूट गियर में, इससे जो बेस सर्कल है या जो मैटिंग प्रोसेस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमारा निकला था लॉ ऑफ गियरिंग में, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू, जो निकला था फॉर्मूला डी2 अपॉन डी1, गॉड गिफ्टेड है ये चीज,
ठीक है। तो इन्वॉल्यूट गियर में कोई भी वाइब्रेशन कितना भी हो जाए, वाइब्रेशन कितना भी हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंजेस नहीं होगी। तो वाइब्रेशन वाले पार्ट हम पे इन्वॉल्यूट गियर में असर ही नहीं करते हैं। अब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल तो आप जान लिए, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में बहुत कुछ पढ़ लिए। एक और होता है जैसे बताया था प्रोफाइल गियर के दो, इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल। साइक्लॉइडल साइक्लोडल प्रोफाइल भी होता है। ये भी समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड वाला भी काम, गॉड गिफ्टेड वाला ही काम है। इसमें क्या होता है, साइक्लोडल प्रोफाइल में इसमें बेस सर्कल नहीं होते हैं। बेस सर्कल ना होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर एंगल भी नहीं होता है। ठीक है, बेस सर्कल ना होने से प्रेशर एंगल भी नहीं होता है। ठीक है, और मतलब प्रेशर एंगल नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, प्रेशर एंगल भी नहीं होता, बेस सर्कल भी नहीं होता। इंटरफेरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। मीनिंग कितना नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो दैट इस जो साइक्लोडल प्रोफाइल है कि जो गियर्स होते हैं, साइक्लोडल प्रोफाइल्स के जो गियर्स होते हैं उनको जनरली हम यूज नहीं करते हैं। और अगर यूज करना ही है इसको तो वहां करो जहां पे वाइब्रेशन ना हो रहा हो। ठीक है, जहां वाइब्रेशन ना हो रहा हो वहां पे हम साइक्लोइडल प्रोफाइल वाले गियर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बेस सर्कल नहीं होता। ठीक है, बेस सर्कल ना होने के कारण यहाँ पे जो हमारा प्रेशर एंगल है ये सॉरी, बेस सर्कल ना होने के कारण प्रेशर एंगल जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। कंटिन्यूअसली प्रेशर एंगल चेंज होता रहता है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आपका जो प्रोफाइल इस तरीके का बनता है, साइक्लोइडल प्रोफाइल हमारा है ना, इस तरीके का बनता है। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके का। तो बेस सर्कल नहीं होता है तो प्रेशर एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ड्यू टू दिस प्रेशर एंगल हमारा मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से दिखाता है। और ये बहुत कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्टली होता है ये। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू मेक दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल, दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल। कैसी प्रोफाइल, ऐसी मिनिमम मैक्सिमम वाली प्रोफाइल। बहुत दिक्कत होता है ऐसी प्रोफाइल को बनाने में, और बन भी गया तो बहुत महंगा होता है। कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता है वहां पे इस गियर का यूज करते हैं, और जनरली हम इस गियर का यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी गियर से रिलेटेड चीजें बता दी। जितना भी थ्योरी चीजें मैं बताया, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बोला है, स्पेशली कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूँ, बट बोला हूँ नोट मत करना। कुछ फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ स्पेशली नोट करना, उसको याद रखना, तो उसको याद रखना उतना ही जरूरी है। और बाकी के जो मैंने थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये होता है, ये होता है, इसके कम होने से ऐसा होता है, वो सब चीज माइंड में रखना क्योंकि आगे काम आएगा। तो गाइस इस वीडियो में तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, तो काफी बड़ी वीडियो हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो है, गियर अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, गियर ट्रेन। गियर ट्रेन पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के गियर ट्रेन होंगे, उनको जनरली मैं 15 मिनट में बता दूंगा किस तरीके से फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। यही जो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ना, इसी फॉर्मूला की हेल्प से। और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 इसका बनाऊंगा उसमें अपन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर कहीं भी डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, चीजों को कंफर्म कीजिए, जो चीज मैं बोला हूं उसको नोट कीजिए, फॉर्मूले को माइंड में बसाइए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।